इंस्पेक्टर सत्येन चौधरी, आप पर पहला चार्ज ये है कि आपने मानव अधिकार समिति द्वारा भेजे गए आपके खिलाफ दर्जनों शिकायतों का एक भी जवाब नहीं दिया है। चार्ज नंबर 2, राजनीतिक रैली के दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर लापरवाही। चार्ज नंबर 3, सबसे गंभीर चार्ज, मॉलेस्टेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट का। एक महिला से आपने नौकरी के बदले सेक्स की मांग की और उसे मॉलेस्ट भी किया। अब मैं क्या कहूं सर, एक साथ इतने सारे केसेस का यूं अचानक से आ जाना साफ जाहिर होता है कोई साजिश है। सर इसका ताल्लुक कहीं गांधी कॉलोनी के ट्रिपल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन से तो नहीं? साफ साफ बोलो सत्येन, मुझ पे उंगली उठा रहे हो? नहीं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। चार्जेस तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें ज्यादा मालूम होना चाहिए। चार्जेस बेबुनियाद है सर। बेबुनियाद नहीं है। बंदोबस्त पे लापरवाही और ह्यूमन राइट्स वगैरह के चार्जेस से तो मैं निकलवा सकता हूं और निकलवाऊंगा भी, लेकिन ये मॉलेस्टेशन चार्ज। लेकिन सर सत्यन, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे ये केस इंक्वायरी कमेटी को रेफर करना होगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, सफाई सबूत जो देना है वहां देना। इस पेचीदा ट्रिपल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच मुझ पर अचानक से हुए इन आरोपों की बौछार के खिलाफ मुझे खुद अपना बचाव पेश करना था। जहां तक ह्यूमन राइट्स कमीशन के भेजे गए लेटर्स का सवाल है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हर दूसरे संदिग्ध का परिवार यह ह्यूमन राइट्स वाला पैंतरा अपनाता है ताकि सस्पेक्ट्स को हमारी कस्टडी से अलग किया जा सके। संजय पुजारी, विनय पंडित, सनी अरोरा और 10 के से 3rd डिग्री और टॉर्चर के कंप्लेंट्स हैं। आपने इनमें से एक भी कंप्लेंट का जवाब देना अपनी ड्यूटी नहीं समझी? मेरी ड्यूटी है जुर्मों की इन्वेस्टिगेशन करना। जवाब देने का मुझे टाइम नहीं मिला, और वैसे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है इन शिकायतों का। आप में अहंकार झलक रहा है इंस्पेक्टर सत्येन चौधरी। आपको दिए गए सरकारी पावर्स को जिम्मेदारी के साथ निभाने के बजाय आपने उसका गलत इस्तेमाल किया है। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। चार्ज नंबर 2, आपके नाक के नीचे कोई अज्ञात टेम्पो पार्क कर गया रैली की उसी लेन पर जिस पर से पूरे स्टेट के बड़े बड़े लीडर्स का काफिला गुजरने वाला था। आपके स्टेटमेंट में आप कहते हैं मैंने पूरा इलाका 3 बार स्कैन किया था। ये टेम्पो है सर। कैसे पहुंचा यहाँ पे? मुझे नहीं पता सर, यहाँ कैसे आया। अंदर चेक किया? खाली है सर। ओके कॉपी। सर, मंत्री जी का काफिला एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। 10 मिनट में यहाँ से गुजरेगा। जल्दी से टेम्पो को एक तरफ धकेलते हैं। पायलट व्हीकल भवानी चौक क्रॉस कर गई है, मैदान मोड़ की तरफ आ रही है। टेम्पो वहां कैसे पहुंचा सर, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि हमने उसकी वजह से रैली या कॉन्वॉय में कोई भी अड़चन नहीं आने दी। पर आपने 3 बार स्कैन किया था अपना इलाका। कुछ भी हो सकता था। हाँ, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। पर हो तो सकता था ना। हाँ, हो सकता था, हमारी गलती थी, मैं कबूल करता हूं। चार्ज 3, मॉलेस्टेशन। उस औरत को आपने आपके थाने बुलाया? कहीं उस औरत का नाम शिवानी तो नहीं? नाम क्यों चाहिए? ताकि आप जाके उस कंप्लेंट को धमका सके। मैं इस मॉलेस्टेशन के चार्ज का पूरी तरह से खंडन करता हूं। और अगर ये वही औरत है शिवानी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसे ठीक से जानता तक नहीं था। उसने एक नागरिक होने के नाते मदद के लिए फोन किया, और मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते उससे मिलने के लिए राजी हुआ। दैट्स इट। May I come in, sir? यस प्लीज। कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट है हमारे पास। आपने उसे अपने कैबिन में बुलाया, अश्लील प्रस्ताव रखा और उसे गलत तरीके से छुआ। शुरुआत तो करनी पड़ती है। आप बातें किए जा रहे थे, वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, फिर भी आप रुके नहीं और उसके बाद गलत तरीके से उसे छुआ, जबकि उसने साफ साफ अंदेशा दे दिया था कि वो आपकी हरकतों से बिल्कुल सहमत नहीं है। आपने अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया इंस्पेक्टर। उस औरत को नौकरी दिलाने का लालच देकर उसके सामने शर्तें रखी। उस औरत के शब्दों में उससे सेक्सुअल फेवर मांगा। आप मुझे शहर के बाहर मिलिए, कोई अच्छी सी जगह फिक्स कर दूंगा, उसके बाद आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे।
आप ही के थाने के कुछ गवाह हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि जब वो औरत आपके कैबिन से निकली तब वो बिखरी हुई हालत में थी इंस्पेक्टर। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे आज तक के सर्विस रिकॉर्ड में मेरे खिलाफ कभी कोई ऐसी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम ना हो, लेकिन किसी औरत का आपके खिलाफ कंप्लेन करना फर्स्ट टाइम हुआ है। और मतलब क्या है आपका? वो औरत किसी खुफिया मकसद से ऐसा कर रही है? पूरी संभावना है। क्यों संभावना है? एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं उसकी कंप्लेंट की तहकीकात नहीं कर रहा हूं। संभावना क्यों है मैं नहीं बता सकता। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि ये खुफिया मकसद सिर्फ उस औरत का नहीं है। मतलब कोई आपको टारगेट कर रहा है? जी। कौन कर रहा है? अब क्यों? खबर है सर, आपका ट्रांसफर हो रहा है। क्यों? चार्जेस बहुत गंभीर है सत्यन, खासकर मॉलेस्टेशन वाला चार्ज। रक्षक भक्षक नहीं बन सकता। मुझे टारगेट किया जा रहा है सर। कौन कर रहा है तुम्हें टारगेट? वो अभी मुझे मालूम नहीं है सर, लेकिन कुछ तो है। सत्यन, तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स तो डिस्पैच हो चुके हैं, पर चार्जेस खारिज नहीं हुए। इंक्वायरी तो फेस करनी होगी। नितिन, क्या इस सब का ताल्लुक गांधी कॉलोनी के मर्डर से? क्या हम मुजरिम को पकड़ने के लिए सही दिशा में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? पता नहीं सर। सर, क्या ये शरद गुप्ता वाकई में इतना मासूम है जितना ये पेश आ रहा है? शरद, तुम्हारे घर की छत पर तुम्हारे भैया भाभी और भतीजी को मार दिया गया। कोई आइडिया है किसने किया ये सब? हमको कुछ सूझ नहीं रहा है। हम रोज की तरह सुबह 6:30 बजे आज उठे। हर रोज भाभी पहले सुबह उठकर चाय बनाती थी सबके लिए, पर जब आज हम चाय के लिए किचन में गए तो ना ही तो भाभी वहां पे थी और ना ही चाय बनी थी। अब हमको लगा कि शायद दूध फट गया होगा या खत्म हो गया होगा तो लेने गई हैं, लेकिन जब हम बाहर जाके देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, तो सोचा कि शायद सो रही होंगी। कल मनोज भैया का बर्थडे था सर, हमको लगा कि लेट सोए होंगे। तुम्हारी अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई? सर, मम्मी कमरे में ही रहती है, वो ठीक से चल फिर नहीं सकती, पर हम गए थे उनसे पूछने उनके कमरे में। माँ, भाभी अभी तक नीचे नहीं आई है या आकर वापस चली गई छत पर? पता नहीं बेटा, हमको तो चाय नहीं दिया अब तक। चलिए हम देखते हैं। अब हमको लगा कि एक बार छत पर जाकर देखा। इतने सालों में भाभी ने चाय के लिए कभी लेट नहीं किया सर। ये वहाँ कुछ बियर की बॉटल्स हैं, वो कल की हैं या उससे पहले की? कल की होंगी शायद सर। मनोज भी अपने दोस्त राकेश के साथ बैठकर पिए थे। कहाँ मिलेगा राकेश अभी? आया सर खबर सुनकर, यही नीचे होगा। कुछ नहीं सुने बेटा। माँ जी, छत पे 3-3 लोगों के गले काटे गए। आपने आवाज कैसे नहीं सुनी? अब रात को ठीक से सोते तक नहीं, उठते रहते। कोई आवाज हुई होती तो जरूर सुनते। शरद का आवाज लगाते कि देख बेटा क्या शोर हो रहा है। हम शाम के 7:30 बजे के लगभग यहाँ पे आए थे बियर लेके, मनोज का बर्थडे मनाने। अब मनोज भी उसी वक्त लौटा था। अब इसके बाद हम सब लोग मिलके केक काटे। उसके बाद? उसके बाद
हम और मनोज यहाँ छत पर बैठकर बियर पी रहे थे, अब बातें कर रहे थे। नया साइट का ऑर्डर मिला है राकेश। क्या बात है, बधाई हो। कुछ 70 मजदूरों का रिक्वायरमेंट है। 70? इतने सारे जुगाड़ कैसे करोगे? करना पड़ेगा दोस्त, बड़ा कंस्ट्रक्शन है। और यार अब ना बड़ा गेम खेल। पी पा के मस्त है। और सुना है ना भाभी ने स्पेशल खाना बनाया था, तो मनोज कहने लगा यहीं छत पे लगा दे। बाकी सभी ने नीचे ही खा लिया। माँ शिप्रा और हम यहीं खाना खाए थे सर रात में। फिर शिप्रा अपने पापा के पास छत पर चली गई और हम अपने कमरे में चले। तुम्हारे भैया भाभी और शिप्रा हमेशा छत पे सोते थे? गर्मियों में से। तुम क्यों नहीं? माँ के लिए सर, उन्हें कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो वो हमें आवाज लगा देती। ये राकेश क्या 10 बजे घर से निकला? हम देखे नहीं सर, हम सो रहे थे उस वक्त। 10 बजे निकले थे हम यहाँ से। शरद ने हमें बताया कि सुबह दरवाजा उसने अंदर से बंद देखा। तो तुम जब निकले तो दरवाजे पर कौन आया था? मेरा मतलब कुंडी अंदर से किसने बंद की थी? ऊपर शिप्रा सो गई थी, अब मनोज बिस्तर लगा रहा था, तो हमको नीचे छोड़ने सुनैना भाभी आई थी। अरे बर्थडे बॉय रहने दीजिए, हम आके करते हैं ये सब। अरे नहीं, हम कर लेंगे ना। मनोज चलो हम निकलते हैं, कल मिलेंगे। हाँ ठीक है, गुड नाइट। सुनो ना, तुम जाके दरवाजा बंद कर दो, तुम्हारा नीचे वैसे भी कितना सारा काम बाकी है। गुड नाइट भाभी। चलिए। शरद 3 मर्डर हुए छत पर, एक भी आवाज नहीं हुई। सर ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तीनों में से किसी ने आवाज क्यों नहीं की। हमको कैसे कुछ पता नहीं चला सर। शरद, तुम्हारी माँ भी यही कह रही है कि उन्होंने कुछ नहीं सुना। वो रात को 12 बजे, फिर 1 बजे और फिर सुबह के 4 बजे उठी थी। शरद, ये राकेश क्या सचमुच घर से निकला था? सर उस पर शक करने की हमारे पास कोई वजह नहीं। तीनों विक्टिम्स पर अटैक लगभग एक समय में हुआ लगता है, एकदम अचानक। विक्टिम्स को तो अपने बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। सुनैना के शरीर पे सेक्सुअल असॉल्ट की कोई साइन नहीं है। इनफैक्ट सुनैना और शिप्रा के गले की विंड पाइप कटी हुई है। एक समय पर एक आदमी एक ही आदमी का गला काट सकता है। 3 लोगों के गले कटना और किसी का शोर न करना, मतलब एक से ज्यादा हत्यारे थे। शायद, पर विक्टिम्स सुनैना और शिप्रा के गले सीधे काटे गए हैं। पर मनोज के केस में तकिए पे मनोज के खून के निशान और उसके मुंह के सलाइवा के निशान भी, जो कि ये दर्शाते हैं कि इसे तकिए से इसके दम घोटने की कोशिश की गई है। मनोज के सर के नीचे का तकिया जू का तू था। इसका मतलब किसी बगल वाले तकिए का इस्तेमाल किया गया होगा। उसके बाद मनोज का गला भी काटा गया। उसके ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल पाया गया। हाँ, बर्थडे था, दोस्त के साथ बियर पी थी। ये बच्ची शिप्रा, इसका मुंह माँ बाप के ऑपोजिट डायरेक्शन में पाया गया। बीच में उठ गई होगी, इसके पहले कि चिल्लाती उसका गला काट दिया गया, इसलिए वो पेरेंट्स के अपोजिट साइड में गिर गई होगी। तीनों की मौत की टाइमिंग सेम थी, रात के 12:30 बजे से 1:30 के बीच में। पर किसी ने कोई आवाज नहीं की, या शायद आवाज हुई पर किसी ने सुना नहीं, या शायद किसी ने सुना पर उसे चुप करा दिया गया। ऊपर आसानी से चढ़ सकता है कोई भी, पर 3 लोगों को मारा है तो हमलावर एक से ज्यादा होंगे ही होंगे, पक्का। 3 विक्टिम्स, एक से ज्यादा हमलावर और कोई आवाज नहीं। मैडम, हम गहरी नींद में थे, लेकिन एक बात हजम नहीं होती, तीनों में से किसी ने भी आवाज नहीं की। मैडम, वो मनोज का दोस्त है ना राकेश, हम सुन रहे थे जब वो इंस्पेक्टर साहब से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि 10 बजे घर से निकल गया। हमका नहीं लगता। आप राकेश को जानते हैं? राकेश और मनोज का कोई मसला था क्या, या कोई घरेलू मामला? दोनों भाइयों मनोज और शरद के बीच में कोई अनबन? अब घर में तो सब कुछ ठीक ठाक ही लगता था। हाँ मैडम, और वो मनोज
बहुत मेहनती आदमी था। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम सीख सीख कर अपने बल पर ऊपर आया था। और शरद? वो मनोज का धंधे में हाथ बटाता था। ये लोग बहुत सालों से यहाँ रहते हैं। और जब मनोज और शरद के पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए तब मनोज ने बहुत अच्छे से परिवार को संभाला। क्यों चले गए उसके पिताजी? बहुत सालों पहले की बात है मैडम, लगभग 18 साल। शशिकांत जी नाम है उनका। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब कहाँ है वो? यहीं मानसीगंज में ही रहते हैं। शरद के पास होगा उनका एड्रेस। जब हम कह रहे 10 बजे हम निकल गए थे तो दोबारा से पूछ रहे हैं, क्या मतलब है सर? छुरा कहाँ छुपा है राकेश? हमने बहुत तलाशी ली, मिला नहीं। तुम भी तो रात भर मनोज के घर पे थे ना? सुबह कितने बजे निकले वहां से? आप जाके हमारे घर वालों से जाके पूछ लीजिए कि हम कितने बजे जाके सो गए थे। वो तो हम पूछेंगे ही। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मनोज, सुनैना और शिप्रा को क्यों मारा? अरे हमने नहीं मारा उन्हें सर। मनोज हमारा दोस्त था, 10 साल से हमारा उसका दोस्ती था। हम उसको मजदूर ला के देते थे, वो हमको कमीशन देता था। सुनैना के साथ कोई चक्कर? छी, क्या बात कर रहे हैं सर? आवाज क्यों नहीं सुनी मतलब? अब इसका क्या जवाब दें हम आपको? शरद, तुमने कहा कि मेन डोर अंदर से बंद था, तो जाहिर सी बात है हमलावर बाहर से ही छत पर आए होंगे, है ना? सर हमको कैसे पता हो? या किसी ने घर का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर लिया? हमको कैसे पता होगा सर? राकेश घर पर ही था ना? हाँ, हमने उसको भैया के साथ बियर लेकर छत पर जाते हुए देखा था। उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते। शरद? तुम नहीं तो सिर्फ शरद ये कर सकता है। शरद और मनोज की कोई अनबन थी? जहां तक हमें पता है नहीं थी। तुम्हारी और शरद की कोई साठगांठ थी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं था सर। कुछ तो था जो उस घर की छत पर हुआ था, जिसका उस घर से ताल्लुक था। क्या माजरा था? हाँ, हमारा आधा परिवार खत्म हो गया है और आप हम पर शक करे जा रहे हैं। कातिल को पता था ये तीनों छत पर सोते हैं। अब ये बात या तो सिर्फ तुम्हें पता है या राकेश को पता है। हमने आपसे कहा, मैं राकेश पर शक नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है जिसकी मनोज, उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बच्ची से इतनी भयंकर दुश्मनी थी? हमको सच में कुछ नहीं मालूम है सर। पापा के छोड़ के जाने के बाद हम दोनों भाइयों ने माँ को संभाला। इतनी मेहनत से उन्होंने ये सब कारोबार खड़ा किया था। क्या कुछ नहीं सिखाया उन्होंने हमें, एक हमें नई दिशा दी उन्होंने। और आप हम पर ही शक किए जा रहे हैं बार बार। हमको क्या मिलेगा सर उनका कत्ल कर कर? देखिए माँ जी, अब डरिए मत, बेझिझक बोलिए। क्या आपको किसी ने कुछ कहने से मना किया है या धमकाया है? शरद ने कोई कसम दी है? मनोज, सुनैना और शिप्रा, इन तीनों के सो जाने के बाद क्या शरद रात को उठा था? वो छत पे गया था? आपने कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ भी सुना? क्या राकेश रात को वाकई निकला था घर से? बोल गुरु। सर, सुपारी हत्या है तो एक ठोस वजह चाहिए कत्ल की, ताकि ठोस एंगल मिले टटोलने के लिए। फिलहाल 2 एंगल है हमारे पास, दोस्त राकेश और भाई शरद। राकेश हमारे रडार पर है, तू शरद का पीछा करवा। डन है सर। देखिए, मनोज बिल्डिंग लाइन में लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, कहीं वहीं से कुछ हुआ हो तो? हम उसके ऑफिस जा रहे हैं पता करने के लिए। एक बार मनोज की वाइफ सुनैना के मायके वालों से बात कीजिए ना, शायद उसने कभी अपने माँ बाप से कोई जिक्र किया हो। शशिकांत जी, अपनी पत्नी राधिका और दोनों बेटे मनोज और शरद को 18 साल पहले छोड़ के चले गए थे आप, क्यों? सर, राधिका और हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। एक वक्त आया जब लगा कि बस बहुत हो गया और हम एक दूसरे से अलग हो गए। पर ऐसा नहीं था कि अपनी जिम्मेदारियों से अलग हुए थे। अपने दोनों बेटों के पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम टू टाइम पैसे भेजा करते थे। कोई मनोज और उसके परिवार को क्यों खत्म करना चाहेगा? हम अपने दोनों बेटों के ज्यादा करीब तो नहीं रहे, पर सुनकर धक्का बैठा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्यों हुआ। जितना हम देखे सुने हैं, दोनों भाइयों के बीच बहुत ही प्रेम था, दोस्ती थी समझिए, और वो रिश्ता हमारे जाने के कारण और भी ज्यादा मजबूत हुआ था। शशिकांत जी, आपने मनोज की कोई मदद की उसका बिजनेस शुरू करने में? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमको तो गर्व था कि अपने बलबूते उसने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया था। आपकी कोई जमीन है जो आपके जाने के बाद मनोज और शरद को मिलने वाली हो? जी नहीं। आप दोनों के अपने बच्चे हैं? जी हाँ, हमारा एक बेटा है बंटी, पर वो मनोज और शरद से कभी मिला ही नहीं, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी है। क्या करता है आपका बेटा? जी, वो हायर सेकेंडरी में है।
आंटी के पास फोन है? हाँ है। क्यों? हमारे बेटे को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? हम बता चुके हैं हमारा इस मामले से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। किरण जी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैंने सिर्फ पूछा। इतने सालों में मनोज भाई का किसी से कोई पंगा नहीं हुआ। सोना थे वो आदमी सोना। आप चाहें तो किसी से भी पूछ सकते हैं। तो क्या राजदीप पंगा दोनों भाइयों के बीच में था? अरे नहीं मैडम, काम के वक्त तो ऐसा कभी नहीं दिखा, बल्कि शरद तो मनोज भाई की चुपचाप सुनता था। चुपचाप माने वो बड़े थे और सारा धंधा उन्होंने ही सेट किया था। अच्छा, ये मजदूरों के सप्लाई में तो काफी कंपटीशन होता है। अरे पूछिए मत मैडम, बहुत झिकझिक। मैं पूछ रही हूँ, इस लाइन में जहाँ इतना कंपटीशन होता है, किसी से कोई पंगा ना होना ये सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या किसी पार्टी से या किसी मजदूर से कभी कोई पंगा हुआ होगा, मनोज का या फिर शरद का? वही तो खासियत थी मनोज भाई की, सारा हिसाब किताब लेन देन एकदम क्लीन। कुछ तो कारण होना चाहिए। मनोज से कोई नाराज था क्या? समझ ही नहीं आ रहा है मैडम। वो भी देखिए ना, बर्थडे वाले दिन ही। गुरु प्रशांत, छोटे बड़े सारे गिरोह टटोले हमने, किसी ने भी सुपारी नहीं उठाई इस मनोज और उसकी फैमिली की। बाहर के भी कुछ पंटरों से बात हुआ है। बाहर का कोई भी गैंग मेंबर मानसीगंज जाने की खबर नहीं। गुरु, हमें क्या लगता है ये जो कांड है वो किसी गलतफहमी में हुआ होगा। गलतफहमी में एक आदमी मारा जा सकता है, आदमी, औरत और बच्ची नो चांस। और गलतफहमी कैसी कि शरद को मारने आए और मनोज को मार गए? फिर तो भाई इस कांड की नस घर के भीतर ही है, उधर से ही कुछ हुआ होगा। क्या प्रोग्रेस है सचिन? ये न्यूज़ फ्रंट पेज से कब हटेगी? कोशिश चल रही है सर, मोटिव हाथ नहीं लग रहा है। ये लूट और मर्डर वाला एंगल रूल आउट कर रखा है तुमने? सर 3 मर्डर हुए हैं और एक भी पैसा नहीं लूटा गया। एंगल वहीं फेल होता है सर। ये औरत सुने ना, उसका कोई लव अफेयर तलाश हो। मेरी फीलिंग ये है कि कोई बाहर से नहीं आया। छत पे जाने का सबसे सेफ और खामोश तरीका है घर के अंदर की सीढ़ियां। इन सीढ़ियों को फॉलो करो सत्यन, तुम्हें सच तक पहुंचाएंगी। तुम्हारी अपनी माँ से कोई बात नहीं हुई? सर मम्मी कमरे में ही रहती है, वो ठीक से चल फिर नहीं सकती। तो हमको लगा कि एक बार छत पर जाकर देखा। इतने सालों में भाभी ने चाय के लिए कभी लेट नहीं किया सर। इस केस में अभी तक कोई मकसद सामने नहीं आया था। कुछ तो ऐसा जरूर था जो हमें बताया नहीं गया था या हमसे पूछना रह गया था। एक अतीत था इस केस का जिस तक हम पहुंचे ही नहीं थे, उस एंगल को छुआ ही नहीं था। छत पर सोने वाला परिवार नॉर्मली क्या करता? बाहर से दरवाजा बंद करता। सर हमारे घर में तो बंद कर दिया जाता है क्योंकि हवा चलती है, दरवाजा दीवार से टकराता है जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। और अगर पूरी फैमिली अंदर सोती हो तो जाहिर सी बात है सर, टेरेस का दरवाजा अंदर से बंद किया जाएगा सेफ्टी के लिए, ताकि कोई टेरेस के जरिए घर के अंदर ना पाए। लेकिन यहां पूरी फैमिली अंदर नहीं सोई थी। मनोज, सुनैना और शिप्रा छत पर सोए थे और शरद ने हमें बताया कि सुबह जब वो टेरेस पे गया तो उसने दरवाजा खोला था, यानी कि दरवाजा बाहर की तरफ से बंद नहीं था। सर कुंडी उंडी तो तोड़ी नहीं गई, वो मैंने चेक किया था। मनोज या सुनैना ने अगर टेरेस का दरवाजा बाहर की तरफ से बंद नहीं किया तो या तो उस रात हवा बिल्कुल चली नहीं जिससे कि दरवाजा दीवार से टकराया नहीं और कोई आवाज नहीं हुई, या फिर उन्होंने दरवाजा बंद किया होगा और हुआ कुछ और होगा। मतलब सर ये सारा कुछ एक दिखावा है, दरवाजा खोला गया मर्डर करने के लिए। लगता है सर टारगेट सिर्फ मनोज रहा होगा। हो सकता है कि प्लान ये था सर कि इसे एक ऐसा मर्डर दिखाया जाए जैसे इसमें कुछ और भी शामिल है, पर उतने में ही बच्ची उड़ गई होगी। और सुनैना को क्यों मार दिया गया होगा? सब शायद दरवाजा सुनैना ने खोला होगा।
शायद सुनैना इस साजिश में शामिल थी। बीच में बच्ची जग गई, जिसकी वजह से हमलावरों ने कोलैटरली माँ और बेटी दोनों को मार डाला ताकि गवाह ना बचे। अगर हम इस थ्योरी से आगे बढ़े तो सुनैना ने दरवाजा या तो राकेश के लिए खोला होगा, जो घर में ही कहीं छुपा बैठा होगा, और अगर राकेश नहीं सर, तो सुनैना ने दरवाजा शरद के लिए खोला होगा। ये शरद और राकेश दोनों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। सख्ती से पूछताछ आपकी परिभाषा में 3rd डिग्री होती है, राइट? केस में ब्रेक तो नहीं मिलता तो तुरंत संदिग्धों को टॉर्चर करना शुरू कर दो। कोई भी संदिग्ध दोषी हो तो सिर्फ बातों से अपना जुर्म कबूल नहीं करता, और सख्ती से पूछताछ का मतलब हमेशा 3rd डिग्री नहीं होता। पर आपके केस में तो दोनों एक ही मालूम होता है, क्योंकि शरद गुप्ता और राकेश यादव के अलावा एक लंबी लिस्ट है जो आपके सख्ती का अनुभव कर चुके हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आप लोगों से? या श्योर। पूछिए इंस्पेक्टर, क्या सवाल है आपका? हमें इत्मीनान था कि इस ट्रिपल मर्डर में या शरद का हाथ है या राकेश का, पर सख्ती से पूछताछ के दौरान हमें एक नई लीड मिली। सर आप हम ही से बार बार पूछे। पर अब मुश्किल ये थी कि क्या ये एक लीड थी या हमें गुमराह करने का पैंतरा। हाँ, हम जब सुबह छत पर गए तो दरवाजा छत की तरफ से खुला हुआ था सर। ठीक से याद करो शरद, दरवाजा खुला था? सर हमको बिल्कुल याद है, दरवाजा खुला था। सुनैना या मनोज कभी छत के बाहर की तरफ से कुंडी नहीं लगाते थे? ये हम नहीं जानते हैं, और हम आज तक ऐसे कभी गए नहीं छत पर, लेकिन उस दिन गए तो दरवाजा खुला हुआ था, बस अब हमको इतना ही पता है। अब वो क्या करते थे तो वही बता पाते सर। अब वो तो है नहीं बताने के लिए, तो तुम उन पर धकेल रहे हो। और आप हम पर ढकेल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कातिल नहीं मिल रहे हैं। कौन है ये कातिल शरद? कोई तुम्हारे भाई को क्यों निशाना बनाना चाहेगा? सर हम आपको 1000 बार बता चुके हैं, हमको नहीं पता है। 15 मिनट की दूरी पर है हमारा घर मनोज के घर से। 10 बजे निकले, पैदल घर पहुंच गए। हमको रास्ते में कोई नहीं मिला, इसमें हमारी गलती है। हमारे माँ बाप ने आपको सब कुछ सच सच बता दिया कि हम 10:15 बजे पहुंच गए थे। आप लोग उस बात को नहीं मानते हैं, इसमें भी हमारी गलती है। हमने उस दिन बियर पिया था, इसमें भी हमारी ही गलती है। और हम घर जाके चुपचाप सो गए थे, इसमें भी हमारी गलती है। गलती नहीं राकेश, गुनाह, जुर्म, मनोज को मारने का जुर्म। सुनैना ने और तुमने जो प्लान बनाया था, उस प्लान में बच्ची को मारना शामिल नहीं था, क्योंकि बच्ची को मार दिया इसलिए सुनैना को तुमसे जिंदा रखा नहीं गया, इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। आप पुलिस वाले नहीं होते ना, और ऐसे हमसे कोई घटिया बात करता तो। मैं हूं पुलिस वाला और तुम आरोपी हो। अब बोलो, चुरा कहां से खरीदा था और उसे कहां ठिकाने लगाया? कभी कहते हैं हमने मारा है, कभी कहते हैं शरद ने मारा है, और सच ये है कि हमने नहीं मारा, और शरद के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। नहीं मैडम, हमारे बिटिया ने कभी मनोज की कोई शिकायत नहीं की। क्या सुनैना ने बात बात में भी कभी आप लोगों से कोई जिक्र किया पति पत्नी के झगड़े के बारे में या किसी दूसरी औरत के बारे में? एक बार भी नहीं बोला। हमेशा खुश दिखती, मुस्कुराती। और सुनैना, क्या शादी से पहले सुनैना का कोई लव अफेयर था? अरे कैसी बात कर रही है मैडम आप? एक काम कीजिए, आप हम पर डंडे बरसा लीजिए, लेकिन बार बार हमसे घटिया सवाल मत पूछिए प्लीज। सुनैना भाभी और सर आपको गिन नहीं आती, सब पूछते हो। हम हर कारण को टटोलेंगे, सवाल होंगे शरद। ये कत्ल घर के अंदर से हुआ है और घर के अंदर सिर्फ तुम और तुम्हारी मां मौजूद थे। वैसे तुम्हारी माताजी कोई खास कोऑपरेट कर नहीं रही है। कोई भी सवाल पूछो बस खामोश रहती है। क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं सुना, जैसे कि हमने नहीं सुना था। और जब वो आपको बता रही थी आप सुन नहीं रहे थे। हम सब कुछ सुनते देखते हैं शरद, और इस वक्त ये देख रहे हैं कि मनोज का पूरा बिजनेस चूं का तू तुम्हारा हो चुका है। सर कैसी वाहियात बात कर रहे हैं आप? मनोज भैया का लेबर सप्लाई का बिजनेस उन्होंने अपने बलबूते पर खड़ा किया था, और हम शुरू से ही उनके अंडर काम करते थे। जो भी वो प्यार से देते थे हम ले लेते थे खुशी खुशी। और रही बात उनके प्रॉपर्टी के बिजनेस की, उसमें वो हमें कोई काम नहीं कराते थे, लेकिन उसमें से भी हमें वो हिस्सा दिया करते थे। इतना प्यार था हम दोनों के बीच में। प्रॉपर्टी का बिजनेस? मनोज का प्रॉपर्टी का बिजनेस भी था? साइड बिजनेस था उनका। तो कभी किसी डील में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? सर हम आपसे कह चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता है। आप जाके उनके पार्टनर से पूछिए ना। साइड बिजनेस में पार्टनर्स कौन है? बालकृष्ण शुक्ला और देव कुमार सरोज हैं। तो ये बालकृष्ण शुक्ला और देव कुमार सरोज ये कहाँ मिलेंगे? यहीं मानसीगंज में? सर रहते वो चौरीपुर में है, पर मानसीगंज में आते जाते रहते हैं, इसके ज्यादा हमें नहीं पता। तो सुनैना के पेरेंट्स से भी कुछ नहीं मिला, कहते हैं आदर्श पति पत्नी थे दोनों। सभी के फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिल रहा सर। सुनैना और मनोज
इन दोनों के बाहर किसी और के साथ अफेयर के आसार भी नजर नहीं आ रहे। और सर शरद और राकेश, इन दोनों के कभी भी किसी भी क्रिमिनल गैंग से कोई भी कनेक्शन नहीं रहा है। मनोज के पिता शशिकांत जी, उनका बेटा बंटी। क्लीन सर। सॉरी सर, मेरी तरफ से भी जीरो है। हिस्ट्री शीटर में से कुछ नहीं है, जेलों से भी कोई खबर नहीं है, और ना ही सामने कोई मोटिव दिख रहा है मर्डर का। बालकृष्ण शुक्ला और देव कुमार सरोज, मनोज के प्रॉपर्टी बिजनेस में पार्टनर्स, दोनों को हाजिर करो। और गुरु, इन दोनों का पूरा बैकग्राउंड और इनके इस पार्टनरशिप का सारा कच्चा चिट्ठा जल्द से जल्द चाहिए। कहीं इस प्रॉपर्टी बिजनेस में तो इन मर्डर्स का मोटिव नहीं छुपा है। नमस्ते शरद जी। हाँ नमस्ते राजवीर। अच्छा सुनो, हम कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएंगे तो तुम संभाल लेना है। ठीक है सर जी, मैं सब संभाल लूंगा। और चंदर, मेरे लिए क्या खबर लाए? वो दोनों बालकृष्ण शुक्ला और देव कुमार सरोज दोनों हाईवे स्पेशलिस्ट हैं। माने? वो दोनों हाईवे से लगकर छोटी छोटी ज़मीनें खरीदते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्हें बड़े दामों पर बेचते हैं। और ऐसे ही किसी ज़मीन को लेकर मनोज और उनके बीच पंगा हुआ होगा। कुछ लोगों को कुरेदना पड़ेगा। जैसे ही कुछ पता चलता है आपका फ़ोन बजेगा। बात सही है सर। मनोज हमारा पार्टनर था, बहुत ही भला आदमी था। और उस भले आदमी का और उसकी पत्नी और उसकी बच्ची का कत्ल कर दिया गया। समझ भी नहीं आ रहा है कैसे। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना घूम घूम कर आने के बाद हमें पता चल रहा है कि मनोज का कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस भी था जिसमें आप दोनों पार्टनर्स थे। प्रॉपर्टी का नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग ख्याल आते हैं। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारा काम बड़े ही कायदे से होता है। हिसाब बिल्कुल क्लियर था सर। हम सब मिलकर पैसा लगाकर जमीन खरीदते, दाम बढ़ जाता तो बेच देते, लागत के हिसाब से बराबर का मुनाफा बढ़ता, सब पार्टनर के बीच, सब खुश। तो फिर नाखुश कौन था? हमारा बिजनेस और पार्टनरशिप में तो कोई नहीं हिसाब। अब मनोज का लेबर वाला बिजनेस में कुछ हुआ हो या उसका और कोई बिजनेस में कुछ हाथ हो तो हम लोगों को कम से कम, हमको तो कुछ नहीं पता सर। मनोज के भाई शरद को जानते हो? नहीं, बस नाम सुना था मनोज से। ऐसा है ना सर कि हमारे प्रॉपर्टी बिजनेस में उसकी छोटी सी लागत थी। उसका मेन बिजनेस तो लेबर सप्लाई का था, जिसमें हमने मदद भी की थी उसकी हमारे चौरीपुर वाले प्रोजेक्ट में। तभी मुलाकात हुई थी उससे। ठीक है, तो शरद को नहीं जानते, लेकिन कभी मनोज के मुंह से उसके और शरद के बीच हुए किसी झगड़े या अनबन का कोई जिक्र सुना हो? शरद के बारे में कोई भी बात जो याद है तुम्हें? जी नहीं सर, मनोज ने कभी हमसे जिक्र नहीं किया कि उसका उसके छोटे भाई शरद का कुछ झगड़ा उड़ा हुआ है या कोई अनबन है बीच में। नहीं मैडम, इस ऑफिस में कभी प्रॉपर्टी वाले बिजनेस की बात नहीं होती थी। वो तो उनका साइड बिजनेस था ना। देखो राजदीप, हमें मनोज के मेन बिजनेस और पर्सनल लाइफ से कत्ल के मकसद के बारे में कुछ नहीं पता चला, तो हमें उस साइड बिजनेस के बारे में बता दो, शायद वहाँ से मकसद का कुछ इशारा मिले। देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आपको शरद दे सकता है, या फिर मनोज भाई के 3 पार्टनर। 3 नहीं, 2 पार्टनर्स राजदीप, बालकृष्ण शुक्ला और देव कुमार सरोज। अरे हाँ मैडम, अब तो 2 ही बचे हैं, एक तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। मनोज के 3 पार्टनर्स थे? जी हाँ। तीसरे पार्टनर की मौत कब और कैसे हुई? मैडम सुना था कोई हादसा हुआ था, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं। 2 घंटे से बाल की खाल निकाल रहे हैं इस केस की, और तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारा एक और पार्टनर था जो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं दुनिया में तो क्या बताता सर। नवीन पटेल नाम था उसका, मनोज की तरफ फर्स्ट क्लास आदमी था। तो कैसे मारा गया? क्या हादसा हुआ था नवीन पटेल के साथ? हादसा मतलब वो नवीन पर फायरिंग हुई थी। मर्डर हुआ था तुम्हारे पार्टनर नवीन पटेल का, जैसे दूसरे पार्टनर मनोज गुप्ता का हुआ, और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? दोनों के मर्डर में कोई लेना देना हो सकता था, ये बात हमको कैसे समझ में आता सर? समझ नहीं आता तो बताते, नहीं बताया मतलब छुपाया देव कुमार। अब मनोज और उनके परिवार को मार डाला गया, तब जाके आप लोग हमारे पति के बारे में पूछ रहे हैं।
खुलेआम घूम रहे हैं उनके कातिल आप लोगों की छत्र छाया में। कौन है उनके कातिल? और कौन? वही तीनों, देव कुमार, बालकृष्ण और मनोज। कहने को तो तीनों पार्टनर्स, लेकिन जान ही ले ली उनकी जमीन के पीछे। क्या कहा था आप लोगों ने हमसे? यही ना कि इन तीनों का हाथ नहीं है हमारे पति के कत्ल में। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, कुछ नहीं किया हमें न्याय दिलाने के लिए। सर अब तो कोई डाउट नहीं है कि दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेचीदा केस है। यहां संगीता पटेल ने अपने पति नवीन पटेल के मर्डर में मनोज गुप्ता की भी इन्वॉल्वमेंट बताई है। सर ये बिल्कुल सच है। नवीन की पत्नी ने मनोज गुप्ता का नाम लिया था, लेकिन इन तीनों बालकृष्ण शुक्ल, देव कुमार और मनोज गुप्ता, इन तीनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। किस जमीन की बात कर रही थी नवीन की पत्नी? सर वो ऐसे ही जनरली बोली थी कि कोई जमीन का मसला है, तो हमने उससे कहा था कि कोई डिटेल दो, कागजात दिखाओ, पेपर्स दिखाओ, लेकिन वो इतनी बेहाल थी कि सिर्फ आरोप पे आरोप चिल्लाई जा रही थी। और इधर इन तीनों के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत था ही नहीं। शूटर्स हाथ लगे? नहीं, अभी तक तो नहीं, छानबीन जारी है। दरअसल ये संगीता जो नवीन की पत्नी है, इसने उन लोगों को देखा तो था, लेकिन उनके चेहरे गमछे से ढके हुए थे और इसने उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया था। और ये केस जब तक हमारे पास में आया तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि नाकाबंदी करने का भी कोई मतलब नहीं था। तो सर उसके अलावा कोई संदिग्ध उठाए होंगे आपने, सुपारी मार्केट से या हिस्ट्री शीटर से? हाँ बिल्कुल उठाए हैं, उनकी काफ़ी तुड़ाई भी हमने की, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। रुपए ने काम, तुम्हारी जितनी भी तहकीकात तब तक की हुई है उसकी एक केस फाइल बनाकर मुझ तक पहुंचा दो। मुझे लगता है दोनों केसेस जुड़े हुए और हल भी साथ ही होगा। हेलो, हाँ पता नहीं कैसे, लेकिन इन लोगों को भनक तो लग गई है। नहीं, कुछ गणित कर रहे हैं ये लोग। वर्षा, ये बालकृष्ण और देव कुमार जब मनोज के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत आराम से बोले जा रहे थे। ना कोई झिझक, डर नाम की चीज नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं। और सर नवीन के मर्डर के बारे में भी बताना मिस कर गए। इतनी अहम बात नहीं बोली। अब इन्हें दोबारा बुलाकर सख्त पूछताछ करनी होगी। यस सर। सर वो गुरु भी एक खबर लेकर आए, पर पता नहीं वो इस केस से कितना ताल्लुक रखती है। सर ये टिप ना नवीन पटेल मर्डर केस की है ना ट्रिपल मर्डर केस की। बोल तो गुरु। सर वो पार्टनर है ना बालकृष्ण शुक्ला। टिप क्या है गुरु? सर इस बालकृष्ण शुक्ला का 2 बाहुबलियों के साथ उठना बैठना है। टिप क्या है गुरु? सर इस बालकृष्ण शुक्ला का 2 बाहुबलियों के साथ उठना बैठना है। किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया दोनों भरतखेड़ी के बाहुबली हैं और दोनों वहीं से पूरे जिले को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं। किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया, अगर इन दोनों बाहुबलियों का बालकृष्ण के साथ कनेक्शन है तो पूरे आसार हैं कि नवीन पटेल और मनोज और उसका परिवार इन्हीं दोनों बाहुबलियों के हाथों मारे गए होंगे। तो सर मोटिव क्या रहा होगा? सर मुझे तो अभी भी लग रहा है कि इसमें मनोज के भाई शरद का ही हाथ है। शरद मनोज और उसकी बीवी बच्ची को मारे तो समझ में भी आता है, लेकिन नवीन पटेल को शरद क्यों मारे? जैन सर, गांधी कॉलोनी ट्रिपल मर्डर केस कहां तक पहुंचा सत्यन? सर एक तगड़ी लीड है। मनोज का एक बिजनेस पार्टनर नवीन पटेल 3 महीने पहले मारा गया था सीमापुर में। सत्यन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक लीड है ट्रिपल मर्डर केस पर, जिसका नवीन पटेल मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या लीड है सर? राकेश यादव, विक्टिम मनोज गुप्ता का दोस्त। चलिए सर, उसे हमने 2 बार स्कैन किया है, कुछ नहीं मिला। तुम एक बहुत अहम पॉइंट मिस कर रहे हो सत्यन, जो मेरे किसी सोर्स ने मुझे दिया है। क्या पॉइंट है सर? अफेयर में खटास आ गई थी, उठाओ तोड़ो उसे। राकेश यादव के खिलाफ सबूत का एक तिनका नहीं था और उसके बावजूद आपने उसे टॉर्चर किया ताकि वो जुर्म कबूल करे जो शायद उसने किया ही नहीं था। राकेश यादव वो आखिरी इंसान था जो उस रात मनोज के साथ था, जिसके बाद मनोज और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ। हमें तगड़ा शक था कि राकेश यादव ने उस रात घर छोड़ा ही नहीं। तगड़ा शक था,
तो आपने तगड़ा टॉर्चर किया। और तगड़ा शक बिना तगड़े एविडेंस के किस काम का? हाँ, अब मुझे मकसद समझ में आ रहा है। क्या कहने वाले हैं आप? हम सबका कोई खुफिया मकसद है? आपको हैरेस करना, आपको फंसाना? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन सच कहूं तो एक पॉइंट के बाद मुझे नहीं लगा था कि राकेश यादव गिल्टी है। उसके बाद भी इस हद तक सख्ती की आपने उसे अधमरा छोड़ दिया। और ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है आपके खिलाफ, इंस्पेक्टर सत्येंद्र चौधरी। गांधी कॉलोनी ट्रिपल मर्डर केस में एक नाजुक अहम मोड़ आया था और उसी वक्त मेरा ट्रांसफर भी आ गया। मुझे साफ दिख रहा था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ने किसी बड़ी ताकत की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। शायद मेरा हाथ असली मुजरिमों की गिरबान तक पहुंच रहा था, छुपे मकसद को बेनकाब करने वाला था। क्या यह सब किसी को बचाने के लिए किया जा रहा था? क्या यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि इन मर्डर्स के पीछे का असली मकसद कभी सामने ही ना आए? जिस दुखती रग पर मैंने उंगली रखी थी, उस रग को फिर से कोई दबाने वाला था, पर उसमें लगभग 1 साल लगने वाला था। मनोज और उसकी फैमिली की हत्या से किसको फायदा होने वाला था? क्या मनोज और उसके परिवार की हत्या उसके पार्टनर नवीन पटेल की हत्या से जुड़ी थी? वो कौन सी दुखती रग थी जो इस केस की बदौलत छिड़ गई थी? 2 बाहुबली, किशनलाल ठाकुर और प्रदीप कनौजिया, क्या उन दोनों का इन मर्डर से कोई ताल्लुक था? और अगर था तो क्या था? कल पेश करेंगे तहकीकात का वो हिस्सा जब केस ठंडा पड़ गया था और कैसे एक नए ऑफिसर के आने के बाद उसे फिर से जगाया गया और असली गुनहगारों तक पहुंचा गया। कल पता करेंगे मनोज और उसके परिवार की मौत का मकसद। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।